Now I would like to call our presentator of the day, our own very talented Dr. Arya Parveen ma'am from Department of Nizam of Kabalat to give a presentation on yoga and meditation. Please come on, guys. Assalamu alaikum. Topic दिखा है. My topic is yoga और meditation. आप लोगों में से सबने लगभग योगा कभी ना कभी किया ही होगा और जो इस कॉलेज से हैं उन्होंने तो ये अटेंड किया होगा पिछले 2-3 सालों से. वैसे टॉपिक से लगा कि योगा एक अलग चीज है और मेडिटेशन एक अलग चीज है और दोनों को कंबाइन करके मुझे बताना है ना. लेकिन अभी आप आगे देखेंगे तो पता चलेगा कि मेडिटेशन इज नॉट अ डिफरेंट चीज, इट्स पार्ट ऑफ योगा. ठीक है, योगा इज अ ब्रॉड टर्म एंड मेडिटेशन इज अ पार्ट ऑफ इट. तो वैसे योगा सबको मालूम ही है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि योगा है. Yoga coming from Sanskrit word yuj, that means union. Union in sense of union of body, union of mind, and union of senses. Okay? It is a physical, mental, and spiritual. 3 things: physical, mental, and spiritual practice to bring all the things in one point for unification. So yoga is just ascetic procedure. It's ascetic procedure. It's not just you can say exercise. Exercise नहीं है ये एक religious aesthetics है. सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज के तौर पे हम योगा का क्या लेते हैं, एक पार्ट लेते हैं, आसन है ना, जो कि हम लोग करते हैं, पोस्चर्स करते हैं. हम देखेंगे आसन का पार्ट, जैसे मेडिटेशन एक पार्ट है उसी तरीके से आसन एक पार्ट है योगा का, जो हम योगा में हम यूजुअली जो योगा डे होता है या वैसे भी जो योगा को करते हैं वो उसी चीज को फॉलो करती हैं एज अ एक्सरसाइज. वैसे देखा जाए तो योगा जो है सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, ये 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है. फिजिकल भी जिसमें एक्सरसाइज भी आता है, मेडिकल जिसमें हम माइंड को क्लियर करते हैं, और स्पिरिचुअल यूनिफिकेशन भी डिवाइन, इसमें डिवाइन से यूनिफाई करते हैं. स्पिरिट को डिवाइन से यूनिफाई करना योगा करना है. ठीक है, थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं योगा की. तो जैसा कि सब जानते हैं योगा जो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, इंडिया से, है ना. संस्कृत वर्ड है, दैट मींस के इंडिया से ही ओरिजिनेट हुआ होगा. और इसकी अगर हिस्ट्री देखा जाए तो कुछ कितनी पुरानी हिस्ट्री है ये क्लियर नहीं है. अगर ऐसे सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए कि जितना पुराना इंडिया है उतना पुराना योगा है. और अगर रिटेन जो भी लिटरेचर फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है, रिटेन फॉर्म में जो अवेलेबल है, या फिर जो खुदाई वगैरह से, जैसे इंडस वैली की खुदाई या मोहनजोदड़ो की खुदाई, ये सब आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, वहां से जो कुछ मिले हैं उससे समझ में आता है कि योगा जो है वो 3000 BC पुराना है. तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं उसमें ऋग्वेद में पहली बार योगा के बारे में था. और योगा सिर्फ ऐसा नहीं है कि हिंदू ही इसको फॉलो करते थे. जो नया रिलीजन उस जमाने में डेवलप हुआ, बुद्धिस्ट, वहां भी योगा को फॉलो किया जाता है. उसके बाद जैनिस्ट, वहां भी योगा को फॉलो करते हैं. तो योगा जो है वो ये सब फॉलो करते हैं योगा को एज अ रिलीजियस एक्सपीरियंस. इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं योगा को, 4 में: प्री क्लासिकल, क्लासिकल, पोस्ट क्लासिकल एंड मॉडर्न योगा. और हर स्टेज में ये एक तरीके से क्लास डिवाइड नहीं है, ये एक स्टेज है और हर स्टेज में कुछ ना कुछ योगा में चेंजेस आए, कुछ ना कुछ रेडिकल चेंजेस हुए और डिफरेंट टाइप का योगा जो है वो फॉलो किया गया. तो सबसे पहले जो प्री क्लासिकल योगा था, जो कि देखा जाए कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह में फॉलो किया जाता था, तो उसका कुछ अवशेष बस दिखता है, वो प्री क्लासिकल योगा. देन क्लासिकल योगा जो मेन क्लासिकल योगा है, जिसको एज अ हिंदू एस्थेटिक फॉलो किया जाता है, वो योगा सूत्र कहलाता है. और फादर ऑफ योगा भी उसी के बीच में पतंजलि, सब लोग जानते होंगे ना, पतंजलि के बहुत सारे पूरे ब्रांड ही पतंजलि. तो पतंजलि जो है वो फादर ऑफ योगा है और उन्होंने इसको पूरा एक सूत्र बनाया, एक 8 लिंब का
क्या कहेंगे 3 टाइप की चीज उन्होंने बनाई सूत्र के फॉर्म में, और उसको कहा गया योगा सूत्र। उसी को फॉलो किया जाता है। जो मेन योगा है वो वही है, और उस 8 लिंग को फॉलो किया जाए एक साथ तो योगा कहलाता है। ठीक है, और उन 8 लिंग में से एक लिंग जो है वो आसन है, और एक लिंग जो है वो मेडिटेशन। ठीक है, योगा 8 लिंग का पूरा एक सूत्र है। उसके बाद आता है पोस्ट क्लासिकल योगा। पोस्ट क्लासिकल योगा में उसमें भी बहुत सारे चेंजेस हुए। चेंजेस होने के बाद योगा को जो पूरा 8 लिंग था उसमें से कुछ कुछ चीजों को लिया गया, बाकी चीजों को छोड़ दिया गया। तो कुछ कुछ चीजें छोड़ के सिर्फ आसन पोस्टर जो था वो रखा गया, मेडिटेशन रखा गया, और तंत्र पे ध्यान दिया गया कि जो कुछ कुछ बोलते हैं, कुछ मंत्र पढ़ते हैं, कुछ कैंटिंग पे पूरा वो रखा गया। और जो प्राणायाम करते हैं जिसमें हम ब्रीथिंग टेक्निक देखा होगा योगा में करते हुए, उसमें कुछ कुछ हम स्लोगन पढ़ते हैं, तो उससे वो कहलाता है पोस्ट क्लासिकल योगा। फिर मॉडर्न योगा। मॉडर्न योगा जो आजकल फॉलो किया जा रहा है, जो कि इसका देखा जाए कि कौन फाउंडर थे, तो स्वामी विवेकानंद। और एक्चुअली में स्वामी विवेकानंद ही हैं जिन्होंने इंडिया से वेस्टर्न में योगा को इंट्रोड्यूस किया। आज देखा जाए तो जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ पे योगा बहुत ज्यादा से फॉलो किया जाता है, योगा डे पे योगा बनाया जाता है। तो उसका श्रेय किसको जाता है? स्वामी विवेकानंद को। उन्होंने ही इसको फैलाया, और उसके बाद जितने भी गुरु आते गए, ऋषि आते गए, उन लोगों ने भी आगे योगा को बढ़ाया। अब आते हैं टाइप्स ऑफ योगा के बारे में। योगा के कई तरह के टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है हठ योगा। एक्चुअली ये हाथ नहीं है, हठ है। हठ मीन्स जिद। संस्कृत वर्ड है हठ, दैट मीन्स कंटिन्यूअस जिद्दी टाइप से है। अगर हम उर्दू में उसको वो करें ट्रांसलेट, तो इसमें क्या किया जाता है? प्राइम फोकस है हठ योगा में पोस्चर्स को मेंटेन करना, दैट इज कॉल्ड आसन, जो कि अभी प्रैक्टिस किया जाता है। मॉडर्न योगा, कौन सा योगा प्रैक्टिस किया जाता है? हठ योगा। सिर्फ और सिर्फ पोस्चर्स को प्रैक्टिस किया जाता है, बाकी सारी चीजों को छोड़ दो। तो हठ योगा जो है वो कहलाता है। और दूसरा कुछ कर्मास को इसमें प्रैक्टिस किया जाता है, जो हम आगे देखेंगे कि षट कर्मास है। तो उसके बाद राज योगा। एक्चुअली में जो योगा है वो यही है राज। राज मीन्स रॉयल, किंग से, किंगडम से रिलेटेड। तो जिसका मैंने कहा कि इसमें मेन जो चीज है वो यही है कि जो वंचित है वो ये बॉडी है, उसको डिवाइन से ग्लोरिफिकेशन होगा। तो मेन जो एम है योगा का, जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि बॉडी को डिवाइन से मिलाना है, सरेंडर करना है अपने आप को सुप्रीम पावर के आगे। उसके बाद कर्म योगा। कर्म योगा में आपने सुना होगा कर्म किए जाओ और कल की चिंता ना करो। तो वही कर्म योगा है कि हमें अपने बारे में ना सोच के सिर्फ अच्छाई और भलाई को देखना है, वो कर्म योगा कहलाता है। उसके बाद भक्ति योगा। भक्ति योगा में सिर्फ और सिर्फ जो भी सुप्रीम पावर है, जो भी जिसको जो मानता है, जिसका जो वो आस्था है, उस हिसाब से सिर्फ उसी को फॉलो करना, उसके आगे अपने आप को बिल्कुल सरेंडर कर देना, दैट इज कॉल्ड भक्ति योगा। और जनरल योगा जो है वो विजडम और नॉलेज से रिलेटेड है, और इसमें देखा जाए तो मेडिटेशन से रिलेटेड है। मेडिटेशन से विजडम और रिलेटेड, विजडम और नॉलेज आता है। फिर तंत्र योगा, जैसा कि अभी मैंने बताया, तंत्र योगा में कुछ कुछ जो है वो स्लोगन पढ़ते हैं, चैटिंग करते हैं, वो कहलाता है तंत्र योगा। क्योंकि मेन योगा क्लासिकल योगा जो है वो राज योगा, और जो मैंने कहा कि पतंजलि ने दिया है 8 लिम्स पार्ट, वही योगा है। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। वो 8 लिंग का उन्होंने पूरा सूत्र दिया था, दैट इज कॉल्ड योगा सूत्र, और उसी को हम योगा कहते हैं। तो सबसे पहला जो उनका लिंग था, लिंग में वो है यमस। पिछली स्लाइड्स में देखा होगा आपने, सॉरी है ना, ये 8 लिम्स हैं। सबसे पहला है यमस। यमस मीन्स सेल्फ रिस्ट्रेंट, जिसमें अपने आप को हमें पूरा शुद्धिकरण करना है, खुद को देखना है, सेल्फ कंडक्ट। और नियमस, नियमस मीन्स सोशल कंडक्ट, सोशली हमारा बिहेवियर, हमारा जो भी विचार है, जो भी आचार है वो सही हो, वो नियमस है। तो पहले यमस की बात करते हैं। यमस में पहला पॉइंट आना है अहिंसा। अहिंसा सबने सुना होगा, अहिंसा मीन्स नॉन वायलेंस है। अहिंसा का मतलब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो किसी को वायलेंट नहीं रहना। अहिंसा का मतलब हमारी सोच भी वायलेंट नहीं होनी चाहिए, हमें किसी से जेलसी भी नहीं करनी है, जिलत नहीं होना चाहिए, एंगर नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी से नफरत नहीं करनी है। इन सब मामले में अहिंसा को फॉलो करना जो है वो यमस है, और यमस जो है वो पार्ट ऑफ योगा है। तो योगा का पहला पार्ट यमस, और यमस में ये सारी चीजें आती है कि हमें ना किसी से जेलसी, ना ही हेट, और ना ही क्या कहते हैं कि वायलेंस रखना है।
उसके बाद सत्य, सत्य नाम से ही सत्य लगा कि सच पे रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए हर हाल में ट्रूथफुल रहना है और ट्रूथ पे ही कार्य करना है। तीसरी चीज आती है आस्तिया, आस्तिया मतलब नॉन स्टीलिंग, चुराना नहीं है। चुराना मतलब ऐसा नहीं जैसे सामान ही चुराना, किसी की खाओ उसको भी चुराना होता है, तो वो भी नहीं चुराना, ठीक है। तो उस पे रहना भी योगा का एक पार्ट है। उसके बाद आता है ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य का सेंस ये कि जो भी हमारी एनर्जी है उस एनर्जी को हमें सोशल वेलबींग पे लगाना है, ना कि अपने प्लेजर के लिए। अपने प्लेजर के लिए यूज नहीं करना है, दैट इज कॉल्ड ब्रह्मचार्य। एंड देन लास्टली अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब ये है कि अपने आप को कुछ नहीं समझना, सेल्फलेसनेस, ठीक है। जो भी है वो हम दूसरों की भलाई के लिए करेंगे, हमारा अपना जो है वो सेल्फिशनेस, बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं होगा। देख लो नियमस, नियमत में कुछ नियम है जो सोशल कंडक्ट के तरीके से देखा जाएगा, ये भी योगा का एक पार्ट है। तो नियम से सबसे पहली चीज आती है शौच, ठीक है। शौच में शुद्धिकरण। इसमें शुद्धिकरण का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बॉडी को शुद्धिकरण करना है या दिमाग का शुद्धिकरण करना है। इसमें इंटरनल ऑर्गन से लेके बॉडी से लेके हर चीज का शुद्धिकरण, मेंटल का, दिमाग का, सोच का, जो भी हमारी सोच है वो निगेटिव ना हो। उसके बाद इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो भी ऑर्गन्स है उसका शुद्धिकरण होना चाहिए। और जो बिहेवियर है हमारा, जो सोशली हम जिसे बात करते हैं, वो सारी चीजें प्योरिटी होती है। मेन जो है वो शौच का मतलब प्योरिटी है, 3 लेवल से। और इसी में बहुत सारे इसमें शक कर्म आते हैं, 6 क्रिया, जिसमें नीति, जिसमें हम क्या करते हैं नेजल पैसेज को क्लियर करते हैं। एक देखा होगा कि एक नाक से पानी निकाल के दूसरे नाक से निकालते हैं, है? तो वो भी नेजल पैसेज को क्लियर करने का है। उसके बाद हम पानी, बहुत सारा गर्म पानी पी के वोमिट करते हैं, दैट इज फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम का शुद्धिकरण, है ना। तो उसके बाद क्या होता है कि बास्ती, जिसमें कुछ ऐसी चीजें लेते हैं जिससे कि पूरा लूज स्टूल हो और लार्ज इंटेस्टाइन का शुद्धिकरण हो, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन का शुद्धिकरण। उसी तरीके से कपाल भाती, जिसमें हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का शुद्धिकरण करते हैं, सांस इस तरीके से लेते हैं कि वो जो रेस्पिरेटरी पैसेज है उसका शुद्धिकरण। तो ये कहलाता है शौच। उसके बाद संतोष, संतोष वर्ड भी लगा सेटिस्फैक्शन, हमारे पास जितना है उसी में हम सेटिस्फाइड हैं, हमें और ज्यादा का लालच नहीं होना चाहिए, दैट इज फॉर संतोष। ये भी योगा का एक पार्ट है। उसके बाद तपस, तपस का मतलब कि किसी भी चीज को पाने के लिए, चाहे कुछ भी मुश्किल हो, कुछ भी परेशानी हो, कुछ भी दिक्कत हो, ये नहीं हम परेशानी को देख के हम छोड़ देंगे, अरे अभी हमसे नहीं हो पाएगा, है। हम मुश्किल को हमको आसानी से उसको टैकल करना, दैट इज कॉल्ड तपस। अब स्वाध्याय का मतलब है कि अपने आप को स्टडी करना, जब भी टाइम मिले, जब भी कुछ ऐसा हो तो खुद को स्टडी करना, हु आई एम, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, what is my aim, that is called स्वाध्याय, self study. And lastly ईश्वर परिविधान, जो कि मैंने कहा कि सरेंडर, जो इनका अल्टीमेट गोल यही है कि अपने आप को सरेंडर कर दो इसके आगे, डिवाइन के आगे। और देखा जाए तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही है कि अपने आप को सरेंडर कर दो सुप्रीम, ठीक है। तो ये इनका 2 पार्ट था, सबसे पहला यमस और यमस। देन थर्ड पार्ट इज आसन। एक्चुअली में देखा जाए तो आजकल जो मॉडर्न योगा को हम प्रैक्टिस करते हैं वो यही करते हैं, दैट इज कॉल्ड आसन। आसन जो है वो योगा का देख रहे हैं थर्ड पार्ट है। पहला दूसरा जो सेल्फ कंडक्ट था और सोशल कंडक्ट था, उसके बाद आसन आता है जिसमें हम डिफरेंट पोस्चर करते हैं, इसलिए ताकि बॉडी जो है वो बैलेंस में, बॉडी की जितनी भी चीजें हैं में आ जाए, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स, बॉडी के जॉइंट्स, सारे को बैलेंस में रखा जाए। देन कॉल्ड प्राणायाम। जो अगला है वो प्राणायाम है। प्राणायाम में हम ब्रीदिंग टेक्निक्स को लेते हैं, जिसमें हम इनहेल किया, फिर थोड़ा रिटेन किया, फिर एक्सहेल किया, फिर रिटेन किया। शुरुआत हम ब्रीदिंग टेक्निक से करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे अपनी सांस पे फोकस करते हैं। इससे क्या होता है कि हम सारी चीजों को भूल के सांस पे फोकस किया, किसी एक पॉइंट पे फोकस होगा। धीरे धीरे हमें क्या होगा कि फोकस करने की आदत होगी, इस चीज को मतलब प्रैक्टिस करने से। तो ये फोकस को बढ़ाने के लिए, उसको प्रैक्टिस करने के लिए प्रत्याहार जो है वो वही है, इंटेंस फोकस। उसमें अपने सेंस पे ध्यान देना होता है, सारी चीजों को छोड़ के एक पॉइंट पे फोकस करना, दैट इज कॉल्ड प्रत्याहार। और देखा जाए तो जितने भी इधर के पॉइंट्स थे, यमस, नियमस, आसन और प्राणायाम, और उधर के पॉइंट्स हैं धारणा, ध्यान और समाधि, उन सब के बीच का ये ब्रिज है प्रत्याहार, ठीक है। इसको कहते हैं कनेक्शन बिटवीन इधर वाला इंटरनल योगा और उधर वाला एक्सटर्नल योगा। उसके बाद धारणा, धारणा जो है वो कंसंट्रेशन, धारणा का मतलब कंसंट्रेशन जो है एक तरीके से स्टार्टिंग ऑफ मेडिटेशन है, किसी एक चीज पे फोकस करना और कंसंट्रेट होकर उसी चीज को सोचते रहना। मेडिटेशन सब लोग जानते होंगे, है ना, ध्यान,
कंटिन्यूअस कंसंट्रेशन कहलाता है मेडिटेशन, एंड लास्टली समाधि, जो कि अल्टीमेट गोल है, जिसमें बॉडी को यूनिफिकेशन करते हैं डिवाइन से, ठीक है, यूनाइट विद डिवाइन। ये तो थे मेन योगा सूत्र, और यही एक्चुअली में योगा होना चाहिए, जिसमें सबको फॉलो किया जाना चाहिए, 8 चीजों को, तब ये योगा कहलाएगा। लेकिन मॉडर्न में वो सब चीजें सब हट गई हैं, सिर्फ 3 चीजों को लिया जाता है, आसन, प्राणायाम और ध्यान। आसन बॉडी पोस्चर, डिफरेंट बॉडी पोस्चर योगा ट्रेनर जब करवाते हैं। उसके बाद प्राणायाम, जो कि रखा है ब्रीदिंग टेक्निक्स, आसन के साथ साथ करते हैं, एंड लास्टली मेडिटेशन। इन्हीं चीजों को, तीन चीजों को लेके जो है वो योगा अब जो है वो मॉडर्न योगा में किया जाता है। तो सबसे पहले आपने आसन पे जो इस चीजों को लेते हैं, आसन स्टेबल एंड कंफर्टेबल पोस्चर, दिस हेल्प्स अटेन मेंटल इक्विलिब्रियम। भाई मैंने अभी जो बताया कि सिर्फ ये नहीं कि बॉडी का इक्विलिब्रियम, मेंटल इक्विलिब्रियम भी होगा, इंटरनल ऑर्गन का भी इक्विलिब्रियम। इसके लिए हम डिफरेंट पोजेस करते हैं, और आजकल जो है वो यही मेन योगा कहलाता है। इसके मेन बहुत सारे टाइप्स हैं, 3 तरह के मेन टाइप्स हैं, मेडिटेटिव आसन, रिलैक्सेटिव आसन एंड करेक्टिव आसन। इसके मेडिटेटिव में बहुत सारे पद्मासन, सिद्धासन, गौमुख आसन, वीरासन, बहुत सारे आपने नाम सुने होंगे। उसी तरीके से रिलैक्सेटिव में सारे आसन, और लास्टली करेक्टिव में एक एग्जाम्पल तीनों का मैंने दिखाया है। मेडिटेटिव का मेडिटेशन के जैसे बैठा हुआ है, शशांक आसन जो रिलैक्सेटिव का है, एक तरीके से देखा जाए तो सब में चले गए हैं, और शीर आसन जिसमें जस्ट उल्टा जो है वो हो जाता है, सब नीचे और ये डिफरेंट पोजेस हैं, आसन है जो किया जाता है, और सारे पोजेस जो है वो ऐसे नहीं कि हर कोई फॉलो करे, इसके लिए एक योगा ट्रेनर की जरूरत है, ठीक है। तो ये था आसन। उसके बाद जो मैंने कहा कि मॉडर्न योगा में दूसरा पॉइंट है प्राणायाम। प्राणायाम अभी मैंने बताया ब्रीदिंग टेक्निक्स है, और स्टार्ट हम ब्रीदिंग से ही करते हैं, लेकिन मेन जो फोकस है, मेन जो ये ना वो ये नहीं कि हमें ब्रीदिंग को इनहेल करना है, एक्सहेल करना है और रिटेन करना है। जो फोकस है वो ये है कि हमारे माइंड पे हमारा कंट्रोल होगा। क्या अगर हम सांस पे ध्यान देके इनहेल किया, एक्सहेल किया और उसको रिटेन किया, तो क्या होगा, सारा का सारा फोकस सांस पे जाएगा, और धीरे धीरे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड पे कंट्रोल रहेगा, उसी पे ध्यान रहेगा। बाकी सारी चीजों को जो एक्सटर्नल जितनी भी चीजें हैं, स्टिमुलाई है, जो डिस्ट्रक्टिव चीजें हैं, जो डिस्ट्रैक्शन करती हैं, उनसे हट जाएगा मन। तो यही इसका मेन एम है प्राणायाम, ठीक है। इसके भी 3 पार्ट्स हैं, इनहेलेशन अभी जो बताया, एक्सहेलेशन और रिटेनिंग। थोड़ा सा मैंने कोरिलेट करने की कोशिश की है। वैसे देखा जाए तो योगा और रियाजत, योगा का आपने देखा 8 पार्ट्स था, 8 लिंग था, तो किसी भी तरीके से हम इसको रियाजत से कोरिलेट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आसन और प्राणायाम है वही एक्सरसाइज से कोरिलेट हो सकता है। और एक्सरसाइज जो हमारे प्रणाली में ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्क्राइब है, और वो किस नाम से है, रियाजत से। तो उसी चीज को मैंने बताने की कोशिश की है। सबको पता होगा कि रियाजत जो है क्या है, वॉलंटरी मूवमेंट है, ठीक है, और बीइंग अ मूवेबल, दैट इज कॉल्ड रियाजत, दैट इज कॉल्ड एक्सरसाइज। बट योगा में ऐसा नहीं है। योगा में हमें बस डिफरेंट पोज बनानी है, घूमना नहीं है, दौड़ना नहीं है, एक जगह स्टिल रहना है, दैट इज कॉल्ड योगा, ठीक है। तो जो ये है वो एक्सरसाइज रियाजत है, और रियाजत के लिए जो हमारा यूनानी कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इससे एसेंशियल फैक्ट है, जिसमें से एक जो है वो क्या है, हरकतों सुकून बदलू, और उसी के अंदर आता है हरकत, रियाजत, ठीक है। तो ये एसेंशियल पार्ट है, और अगर हम रियाजत को मेंटेन करते हैं तो सेहत भी मेंटेन रहेगी, बाकी सेहत एक तरीके से दिए गए। इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, वहां ऑब्जेक्टिव जो है लास्ट में मैं डिफरेंस बताऊंगी दोनों का। यहाँ का ऑब्जेक्टिव जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, फिजिकल फिटनेस का ध्यान दिया गया है। अब वहां का जो ऑब्जेक्टिव है योगा का, वो बिल्कुल डिफरेंट है, उसमें जो है वो डिवाइन से रिलेट किया गया है, बॉडी को डिवाइन से यूनिफिकेशन किया गया है, तो वो ऑब्जेक्टिव है। यहाँ का ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, इसमें क्या है कि इम्प्रूव मेटाबॉलिज्म, जो भी रियाजत करने का क्या है ऑब्जेक्टिव, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करेगा, जो भी टॉक्सिन्स हैं उस टॉक्सिन्स को रिमूव करेगा, वेस्ट मटेरियल बॉडी से। उसके अलावा कोऑर्डिनेशन और बैलेंस, जो कि योगा से भी होता है, कोऑर्डिनेशन और बैलेंस करेगा, और एंजाइटी, इंसोम्निया, डिप्रेशन, इन सबको दूर करता है रियाजत। एक्चुअली में योगा से ही ये चीजें होती है, आगे हम देखेंगे। योगा का क्या ऑब्जेक्टिव अभी जस्ट बताया, क्या बैलेंसिंग टू बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, इन 3 चीजों में जो है वो बैलेंस होना चाहिए। एक्चुअली में योगा जो है वो क्यों करते हैं, अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को स्टडी, एक देखा था सेल्फ स्टडी है ना, स्वाध्याय, तो सेल्फ रियलाइजेशन होता है। उससे जब सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा, हम जान जाएंगे कि हम क्या है, क्यों है, इसलिए आगे हमारा क्या मकसद है, तो क्या होगा, पूरा सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, और इसी से क्या होगा कि हम अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट कर सकते हैं।
योगा का मैकेनिज्म देखा जाए तो क्या होता है कि योगा जो है स्थिर रहता है, एक जगह रहते करते हैं। तो कोई भी एक जगह रहते स्थिर रहते तो कौन सा अलग एक्टिवेट होगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्व, है ना। और जब हम मूव करते हैं, जब हम डिस्ट्रेस में होते हैं तो कौन सा होता है, सिम्पैथेटिक नर्व, सिंपल। तो योगा से क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो है वो स्टिमुलेट होगा। और जैसे ही पैरासिम्पैथेटिक नर्व स्टिमुलेट होगा तो वो क्या करेगा, सिम्पैथेटिक नर्व को सप्रेस कर देगा। और सिम्पैथेटिक नर्व सप्रेस होना इसका मतलब हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल ग्लैंड सप्रेस होगा। और एड्रिनल ग्लैंड ही होता है स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज करता है ना, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन तीनों जो कहलाता है कॉर्टिसोल। तो एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल तो वो सप्रेस हो गया, वो जैसे ही सप्रेस हो गया दैट मींस काम हो गया, है ना, सारी चीजें रिलैक्स हो गई। पैरासिम्पैथेटिक नर्व यही तो करता है, रिलैक्सेशन ऑफ बॉडी माइंड डाइजेस्टिव सिस्टम सबको रिलैक्स कर देता है। तो वही काम ये कर रहा है, इसी यही इसका मैकेनिज्म है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व को एक्स्ट्रीम में स्टिमुलेट करना है। ठीक है, एक्सरसाइज का मैकेनिज्म देख लेते हैं। एक्सरसाइज एक्चुअली ऐसा भी है स्टिल रहने का काम है, एक्सरसाइज में मूव भी करना है ना। 3 तरह का एक्सरसाइज हम जानते हैं, अभी आगे हम देखेंगे। तो एक्सरसाइज में क्या होता है कि एंटी जो भी ऑक्सीडेंट्स हैं वो स्टिमुलेट होते हैं एक्सरसाइज द्वारा। एक्सरसाइज करने से क्यों, क्योंकि हम ज्यादा चल रहे हैं, ज्यादा दौड़ रहे हैं, तो क्या होगा कि ज्यादा ऑक्सीजन हम कंज्यूम करेंगे, है ना। ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे तो टिश्यू को ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, सारे टिश्यूज को। और ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा तो सारे टिश्यूज जो है वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे। जो टिश्यूज नहीं कंज्यूम कर रहे थे तो एंटीऑक्सीडेंट का जो है वो ज्यादा स्टिमुलेट होता है, रिलीज होता है। उसके बाद क्या होगा कि इम्बैलेंस जो है पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम में जो इम्बैलेंस है उसको बैलेंस करता है एक्सरसाइज। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। और जब बैलेंस होता है तो कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जैसे एंडोर्फिन और सेरोटोनिन, और ये सब हार्मोन्स जो है वो स्ट्रेस को रिलीज करते हैं, स्ट्रेस खत्म करते हैं। पहले हम देख लेते हैं नर्वस सिस्टम में, वहां जो है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्व स्टिमुलेट होगा, लेकिन अगर आप एरोबिक एक्सरसाइज कर रहे हैं तो यहाँ पे सिम्पैथेटिक नर्व स्टिमुलेट होगा। ठीक है, और सिम्पैथेटिक नर्व स्टिमुलेट हुआ क्या होगा, हार्ट रेट इंक्रीज होगा। पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा था, डाइजेस्टिव सिस्टम रिलैक्स हो गया था, हार्ट रेट कम हो गया, यहाँ पे हार्ट रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, एक्चुअली क्या होता क्या है कि जैसे टिश्यू इनएक्टिव होता है तो टिश्यू जो है ऑक्सीजन जो है वो सारा नहीं जा रहा है अगर टिश्यू को, तो क्या होता है, इनएक्टिविटी है। इनएक्टिविटी और ऑक्सीजन जो भी जा रहा है वो यूज ही नहीं हो रहा है, वो यूज नहीं हो रहा है तो क्या होता है कि सारे फ्री रेडिकल्स के फॉर्म में चेंज हो रहा है। और फ्री रेडिकल्स जो है वो क्या है, टॉक्सिन है बॉडी के लिए, तो उससे एजिंग होगा। और जो भी लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो डिजीजेस जो है वो बढ़ सकते हैं। अगर एक्सरसाइज कोई कर रहा है बहुत कंटिन्यूअस वाला, तो उससे क्या होगा कि ऑक्सीजन कंजम्पशन टिश्यू लेगा, ऑक्सीजन बार बार जा रहा है टिश्यू को, तो वो सारे को कंज्यूम करेगा उस ऑक्सीजन को। ठीक है, और ऑक्सीजन कंज्यूम करने से फिर क्या होगा कि फ्री रेडिकल्स नहीं बनेंगे, और नहीं बनेंगे तो फिर एजिंग और जो भी उसके कॉन्सिक्वेंस वो रहेंगे। अगर हम ब्लड वेसल्स के इस पे देखा जाए तो एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि रीऑर्गेनाइजेशन होता है ब्लड वेसल्स का। हम ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं तो जो भी ब्लड वेसल्स है उसका रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, रीजनरेशन हुआ। रीजनरेशन होने की वजह से आराम से स्मूथ फ्लो होगा ब्लड का। ठीक है, तो उसकी वजह से जो है वो वॉल्यूम आराम से जो हाइपरटेंशन है उसका रिस्क कम हो जाएगा। उसी तरीके से मसल्स में भी देखा जाए, मसल्स जो है वो इजीली ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगी तो वो आराम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। सेम स्केलेटल मसल, सेम कार्डियक मसल्स, वो आराम से कॉन्ट्रैक्ट करेगी और रिलैक्स हो। कॉन्ट्रैक्ट आराम से करेगी, कार्डियक आउटपुट बनेगा, और कार्डियक आउटपुट बनेगा तो कार्डियक जो डिजीज के रिस्क है वो कम हो जाएगा। योगा का इफेक्ट क्या है वो देख लेते हैं। योगा का अभी जैसे कि बताया था कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व को एक्टिवेट कर रहा है, और जैसे ही पैरासिम्पैथेटिक नर्व एक्टिवेट होगा तो वही सिग्नल जो मैंने अभी बताई वो क्या करेगा, मेटाबॉलिक जितने भी वो स्ट्रेस वाली डाइजेस्टिव सिस्टम उसको रिड्यूस कर दिया, है ना। सिक्रीशंस को कम कर दिया, सारे जितने भी इन्फ्लेमेटरी एंजाइम्स के सिक्रीशंस के, साइटोकाइन्स, इंटरल्यूकिन सबको कम कर देगा, है ना। इससे क्या होगा, मेंटली कामनेस आ जाएगी। तो यही इसका मेन एम है, काम और क्लियर सुकून वाला। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करेगा। ये एक्चुअली में हमारी यूनानी में है, रूल्स ऑफ एक्सरसाइज के बारे में, रियासत के बारे में, जिसमें कितनी देर तक एक्सरसाइज करना चाहिए, कितनी इंटेंसिटी से करना चाहिए, सब आपको पता होगा, है ना। कितनी देर तक करना है कि आपका जो है वो लाल रहे, रहे और फूलते रहे, तो उतनी देर तक करना है। उसके बाद मूवमेंट जो है वो कंटिन्यूअस होता रहे, जैसे ही फटीग हो जाए, थक जाए तो हमें जो है वो रोक देना है एक्सरसाइज को। फिर टाइमिंग की बात करें तो यूनानी पॉइंट ऑफ व्यू से
जाड़े में शाम के टाइम में और गर्मी में मॉर्निंग के टाइम में करना है, अगर स्प्रिंग सीजन है तो दोपहर के टाइम में, ये सब आपको पता ही होगा। खाने से एक्सरसाइज से पहले पूरा भरा हुआ पेट नहीं होना चाहिए, पूरा खाना हजम हुआ होना चाहिए। एज जो है वो अकॉर्डिंग टू एज जो है एक्सरसाइज होनी चाहिए। एज अगर बूढ़ा है तो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, कोई यंग है तो उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज होनी चाहिए। टेम्परामेंट के हिसाब से भी, कोई लंबी है वो उस हिसाब से एक्सरसाइज करेगा, सौदाबी है हो सकता है वो जल्दी थक जाए। देन फिजिक, कोई ओबीज है उसको ज्यादा एक्सरसाइज की जरूरत है, कोई थीन है उसको कम, और जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइज है उनके हिसाब से उसको जरूरत होती है। एनवायरनमेंट, जो भी अभी मैंने कहा कि सर्दी है गर्मी है उसके हिसाब से, और फिजिकल कंडीशन ऑफ द बॉडी, हो सकता है कि कहीं भी या वो आर्थराइटिस हो, जो भी उसका कंडीशन हो सकती है, एक पार्ट को ज्यादा एक्सरसाइज की जरूरत हो, अकॉर्डिंग टू दैट एक्सरसाइज है वो जरूरी होता है। WHO के अकॉर्डिंग है 175 मिनट पर वीक। एक हफ्ते में अगर आप 175 मिनट एक्सरसाइज करते हैं तो वो सफिशिएंट है हेल्दी रखने के लिए। मॉडरेट एरोबिक एक्सरसाइज या फिर अगर विगरस एक्सरसाइज आप कर रहे हैं तो 75 पर मिनट जो है वो काफी होता है। आगे टाइप्स ऑफ रियाजत देख लेते हैं। टाइप्स जो है वो अगर यूनानी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंप्लीट और पार्शियल, ये सब आपको पता ही होगा। कंप्लीट एक्सरसाइज जिसमें पूरे अज़ा जो है वो यूज होते हैं, और पार्शियल का मतलब सिर्फ एक ऑर्गन यूज होता है एक्सरसाइज के लिए। उसके एग्जांपल हैं। मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सरसाइज के 3 टाइप होते हैं, एरोबिक, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और स्ट्रेचिंग। एरोबिक दैट ऑक्सीजन कंजम्पशन इसमें ज्यादा होता है, जिसमें हार्ट रेट बढ़ जाती है, जैसे कि अभी मैंने कहा सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है, तो ये एरोबिक कहलाता है। और दूसरा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, इसमें हम एक फोर्स देते हैं किसी भी चीज के लिए अगेंस्ट कोई भी हैवी बॉडी, जैसे कि हम कह सकते हैं वेट लिफ्टिंग, तो वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है। और लास्टली स्ट्रेचिंग ही एक्चुअली में इसका एग्जांपल देखा जाए तो वो योगा है। ठीक है, तो स्ट्रेचिंग से क्या आती है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है, जॉइंट्स की मसल्स में टोनिसिटी आती है, तो वो एक्चुअली में योगा है। टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज का एग्जांपल है। इन सबका अगर देखा जाए तो फ्लेक्सिबिलिटी में ऑक्सीजन, अभी हमने देखा कि उसमें एरोबिक में सबसे ज्यादा यूज होता है, फ्लेक्सिबिलिटी में होता है, एनारोबिक में ऑक्सीजन यूज नहीं होता है ना, यही तो वो एनारोबिक है। उसके बाद इंटेंसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी में बिल्कुल भी नहीं, एकदम एक जगह बैठ के करते हैं हम योगा, और बाकी सब में ज्यादा इंटेंसिटी की जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से मसल्स के उसका इफेक्ट और जो भी है टाइप्स ऑफ रियासत के यूनानी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने दिखाया है यहाँ पे। यूनानी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो चाहे अनविलिंग एक्सरसाइज, विलिंग एक्सरसाइज, और उसके बाद फिर सबका मुतदी, सरी और बदी जितने भी सारे हैं उससे रिलेटेड फ्रीक्वेंसी के हिसाब से क्विक है और स्विफ्ट है या फिर स्लैगिश है, डिले है, मूवमेंट का पूरा सारा। एक्चुअली मैं ये सब मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि ऑलरेडी ये सब आपका पढ़ा होगा और टाइम वेस्ट होगा। उसके सारे एग्जांपल्स अगर हम देखा जाए फ्लेक्सिबिलिटी के, तो दिख रहा होगा कि स्ट्रेचिंग और योगा जो फ्लेक्सिबिलिटी का एग्जांपल है। एरोबिक में देखा जाए तो हाइकिंग, गोल्फ, रोड साइकिलिंग और स्विमिंग जो एरोबिक है। उसके बाद एनारोबिक में वही सेम वेट लिफ्टिंग है वो है, और मिक्स्ड में ये सारे जो है वो खेल जितने भी गेम्स हैं वो मिक्स्ड में आते हैं। और यूनानी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उन्होंने भी वेल डिस्क्राइब किया है अच्छे से इन सारी चीजों को। देखा जाए तो उन्होंने एक्सरसाइज के जो मोड्स बताए हैं वही सारी चीजों को बताया है, कि चाहे वो रेसलिंग हो, बॉक्सिंग हो, रनिंग हो, थोड़ा सा कुछ टाइप की मिस्टेक है। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि एक्सरसाइज जो है वो तदबीर, अभी जो हमने बात की 6 एसेंशियल फैक्टर में से एक जो है वो फिजिकल मूवमेंट का है। हम एज अ ट्रीटमेंट भी इसको यूज करते हैं क्योर के से, जो कि आता है किसमें, इलाज में तदबीर। तो हम कौन कौन सी चीजों का क्योर करते हैं, तो सारे लगभग बहुत सारी इसका क्योर किया जाता है एक्सरसाइज के जरिए। तो जैसे कि आइस की बात करें तो आइस का एक्सरसाइज, कोई भी अच्छी चीज को देखना, क्या कहते हैं सीनरीज, और जो अच्छी अच्छी प्लेसेस है वहां पे जाके ग्रीनरीज को देखना, उससे क्या होता है आईसाइट अच्छी होती है, उसका एक्सरसाइज है। ईयर्स का अच्छे गाने सुनना, अच्छी आवाज सुनना, है ना, मेलोडियस वॉइस सुनना, उससे कान की एक्सरसाइज। ये सब आपको पता होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्या वोटिंग, यूनानी में हमारे वोटिंग करने से डाइजेस्टिव सिस्टम का एक्सरसाइज होता है। उसके बाद चेस्ट और रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो सेम ब्रीदिंग टेक्निक, सांस लेना जोर से और एक्सहेल करना या फिर बलून फुलाना, ये सब जैसे कि योगा में प्राणायाम है उसी तरीके से एक्सरसाइज ऑफ चेस्ट और रेस्पिरेशन है। उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करें तो वही एरोबिक एक्सरसाइज, रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, ये सारी चीजें जो है वो करने से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का एक्सरसाइज होता है। ओबेसिटी में सेम चीज,
वही सारी चीजें करेंगे, क्योंकि ओबेसिटी भी तो उसी में होगा, ज्यादा से ज्यादा जो है वो एनर्जी यूज होगा ओबेसिटी में, ज्यादा एनर्जी यूज होगा तो बॉडी जो है वो पतली होगी। यही इसका मोटो होता है ओबेसिटी का। उसके बाद एक्सरसाइज फॉर स्ट्रेस एंड एंजाइटी। स्ट्रेस और एंजाइटी में भी सारे जो है वो एक्सरसाइज वही वाले हैं, एरोबिक है, एरोबिक कर सकते हैं हम, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि 5 मिनट एरोबिक एक्सरसाइज करने से ही जो है वो स्ट्रेस अपने आप कम होना शुरू हो जाता है। ये WHO की फाइंडिंग है। उसके बाद अगर कोई डिजीज है जैसे कि हेमिप्लेजिया, तो उसमें भी हम स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग वाले एक्सरसाइज कर सकते हैं, या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस। एक्चुअली में इन सब का कोई परमानेंट क्योर नहीं है, ये सब चीजों को हम क्या कैसे ठीक करते हैं, एक्सरसाइज के जरिए ही। उसके बाद सेरेब्रल पाल्सी से इसी तरीके से माइग्रेन देखा जाए, पार्किंसन डिजीज और अल्जाइमर डिजीज। थोड़ा सा गायनी में देखा जाए मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, इसमें हो गया बहुत कॉमन है औरतों में, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में भी एक्सरसाइज का बहुत अच्छा रोल है। या बैक पेन फीमेल्स में बहुत ज्यादा होते हैं, लो बैक पेन, उसमें भी स्ट्रेचिंग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है वो बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। उसके बाद पेल्विक ऑर्गन कोलैप्स है अगर, या यूटेराइन इनकॉन्टिनेंस है, तो वो भी एक्सरसाइज के जरिए जो है वो क्या होगा, मसल्स जो है, लिगामेंट्स जो है वो स्ट्रेंथ होंगे, तो वो अपनी जगह पे रहते हैं। मॉडर्न में भी इवन वही है, पीरियड्स एक्सरसाइज बनाया जाता है। प्रेगनेंसी में भी, लेकिन प्रेगनेंसी में थोड़ा इतना ज्यादा वाला एक्सरसाइज नहीं, हल्का फुल्का जैसे कि वॉकिंग है, जॉगिंग है, लो इम्पैक्ट वाली एक्सरसाइज जो है वो कर सकते हैं। ये जस्ट दिखा रहा है कि वॉकिंग जो है वो सबसे बेस्ट है सारे एक्सरसाइज में। 3 मिनट से ब्लड प्रेशर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, और 90 मिनट अगर आप कर रहे हैं तो जितने भी डिप्रेसिव थॉट्स हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। ये एक्सरसाइज के बारे में था थोड़ा सा, बस मैंने आपको रिमाइंड कराया है। एक्चुअली ये सारी चीजें सब आपको पहले भी पता है। अब आते हैं योगा के। योगा के एक्चुअली में कुछ रिस्क भी है। अब जैसे कि इतने सारे हमने पोजेस देखे, आसन देखे, तो ऐसा नहीं है कि आप करना शुरू कर दें एकदम से। जैसे ही आप करेंगे हो सकता है कि स्ट्रेन हो जाए, या स्ट्रेन हो जाए, है ना, कोई फ्रैक्चर हो जाए, कोई भी जाए, तो इसके लिए ट्रेनर की जरूरत होती है। तो ये इसका रिस्क है कि कुछ भी इंजरी हो सकती है अगर आप अचानक से कोई भी क्वेश्चन करते हैं, तो कोई ट्रेनर के सामने में, और बिगिनिंग से इसको शुरू करना है। फिर इसके लिमिटेशंस भी है योगा के, जैसे प्रेगनेंसी में बहुत सारे जो है वो पोजेस बिल्कुल भी नहीं कर सकते, कुछ एक आध कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी इंसान जिसको कुछ दवाई चल रही है, जैसे कि ब्लड प्रेशर की दवा चल रही है, तो उसको बहुत सारी योगा जो है पोजेस नहीं कर सकता। या फिर ग्लूकोमा है, ग्लूकोमा में भी तो वही हो रहा है ना, आईज में प्रेशर बढ़ जाती है क्योंकि ब्लड शुगर बढ़ जाता है। उसके बाद या फिर शियाटिका है, तो उसकी वजह से भी जो है वो योगा, बहुत सारे योगा के पोजेस जो है वो उसमें स्ट्रिक्टली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, हमें नहीं करना चाहिए। अब आते हैं लास्ट जो मॉडर्न योगा का पार्ट है, मेडिटेशन। मैंने कहा मॉडर्न योगा में 3 पार्ट है, एक तो आसन, एक प्राणायाम और मेडिटेशन। आप लोग सब बोर हो रहे होंगे। मेडिटेशन अभी मैंने बताया, ध्यान एक्चुअली में कुछ नहीं है, ध्यान करना है। ध्यान क्या, एक चीज को फोकस करना है, किसी एक चीज को, सारे आउटर जितने भी वर्ल्ड है उसको भूल के किसी अपने अंदर की चीजों पे फोकस करना है, इनर सेंस पे फोकस करना है, वो कहलाता है मेडिटेशन। बहुत सारे टेक्निक्स हैं मेडिटेशन के, थाउजेंड्स लगभग जो है वो पोस्चर है मेडिटेशन के। पहले टाइप्स पे आते हैं। सबसे पहला टाइप है कंसंट्रेटिव मेडिटेशन, और यही मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है, कंसंट्रेटिव मेडिटेशन। इसमें क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो कैंडल, ज्यादातर देखा होगा कैंडल लाइट जला के और उसकी उसको एकदम फोकस करने के लिए, या फिर कोई वॉइस को, या फिर कोई अपनी ब्रीदिंग टेक्निक बताया, ब्रीदिंग को, सांस को जो फोकस करके, अपने सांस की आवाज को, उसको फोकस करके बस उसी पे फोकस करना है, सिर्फ सांस पे ध्यान देना है, बाकी किसी चीज पे ध्यान नहीं देना। दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेटिव मेडिटेशन। इससे क्या होता है कि क्लियरिटी आती है माइंड में, कंसंट्रेटिव मेडिटेशन। उसके बाद रिसेप्टिव मेडिटेशन। रिसेप्टिव मेडिटेशन में एक्चुअली में होता ये है कि बस एक जगह बैठ के, जो मेडिटेशन का टेक्निक है उसमें एक जगह बैठ के, और उसके बाद जो भी थिंकिंग है, जो भी थाउट्स है, उसको सोचना है। ये चाहे वो निगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो वायलेंट वाली हो, चाहे वो हेट्रेड वाली हो, जो भी है उसके जजमेंट में नहीं देना, बस सोचना है। दैट इज कॉल्ड रिसेप्टिव। जैसे एक रिसेप्शन पे कोई बैठा हुआ सारी चीजों को देख रहा है, सारी चीजों को मॉनिटर कर रहा है, बट नो इंटरफेरेंस। कोई चीज यहाँ पे भी होती है, कोई इंटरफेरेंस नहीं करना। जैसे कोई निगेटिव सोच रहा है तो हम क्या करते हैं, रुक लेते हैं, अरे नहीं ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इस वाले टेक्निक में क्या करना है, उसको सोचते हैं जो भी सोचता है। इससे क्या होता है कि लास्टली जो है वहां पे एक क्या कहेंगे कि इनर सेंस आता है कि हम कैसे हैं, हम क्या क्या सोचते हैं। तो सेल्फ ज्ञान होता है, जो सेल्फ स्टडी है उसके बारे में हमें पता चलता है। और एक्चुअली तो बुद्धिज्म में जो है वो यही वाली टेक्निक को फॉलो किया जाता है, और हिंदुइज्म में जो पहला वाला था कंसंट्रेटिव वाला टेक्निक, वो फॉलो किया जाता है। अब आते हैं रिफ्लेक्टिव मेडिटेशन। रिफ्लेक्टिव मेडिटेशन में जो है वो एक्चुअली में क्या
क्या करते हैं कि कोई भी एक चीज को, जैसे कि हम क्या कहें, कोई आइडिया है या कोई डाउट है या फिर हमारे पास कोई क्वेश्चन जिसका मुझे आंसर नहीं समझ में आ रहा है, बस उसी चीज को सोचना है कि इसके क्या क्या और भी एस्पेक्ट हो सकते हैं। जो भी आइडिया है उसका क्या पॉजिटिव पॉइंट है, उसका क्या नेगेटिव पॉइंट है, उसका क्या 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 कॉन्सिक्वेंस है, सब चीज उसी के बारे में, उस आइडिया के बारे में, या फिर कोई थॉट्स है या फिर कोई वर्ड्स है या फिर कोई स्लोगन, जो भी चीज है कुछ भी उस चीज के बारे में सोचना है बस। और उसी चीज को सारा, इससे क्या होता है कि हमें आइडिया, कोई भी चीज के लिए हम जो है वो आइडिया ले सकते हैं, हम सिर्फ डिसीजन ले सकते हैं, तो डिसीजन मेकिंग जो है वो इससे आसान होता है रिफ्लेक्टिव तरीके से। लास्ट जनरेटिव मेडिटेशन, इसमें एक्चुअली में खुद से जनरेट करते हैं कुछ क्वालिटीज हैं, जैसे लव है, अफेक्शन है, कंपैशन है, ह्यूमैनिटी है, ग्रैटिट्यूड है। इन चीजों के बारे में हम कंटिन्यूअस उसी चीजों पे ध्यान देना है और उसी चीजों को सोचना है, उसी के बारे में सोचना है। तो धीरे धीरे क्या होता है, इससे अडॉप्शन होता है और उसी चीज को करना भी शुरू करते हैं। दैट इज कॉल्ड जनरेटिव मेडिटेशन। मेडिटेशन का भी कुछ मैकेनिज्म है, थोड़ा सा उसको भी सुन लो बोर होते होते। एक्चुअली में होता क्या है कि मेडिटेशन में हम काम होते हैं, एक चीज को सुकून से सोच रहे हैं, जैसे कि हम सोने वाले स्टेट में करते हैं, सोते हैं, है ना, तो क्या होता है कि सांस कम हो जाती है, धीरे हो जाती है, 8% सांस जो है वो कम हो जाती है। तो वैसे ही यहाँ पे भी ऑक्सीजन कंजम्पशन भी डिक्रीज होती है, जैसे सोने की स्टेट में होती है कम, वैसे मेडिटेशन में हम एकदम सुकून में बैठ के एक चीज को सिर्फ फोकस किए हुए हैं, तो ऑक्सीजन कंजम्पशन कम हो जाती है, एकदम स्लोअर हो जाती है। इसके अलावा मेडिटेशन में क्या होता है कि कॉर्टेक्स जो है वो ज्यादा एक्टिव हो जाता है ब्रेन का, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जितने भी ब्रेन वेव्स हैं, ब्रेन वेव्स ईईजी में आपने देखा होगा क्या क्या होते हैं, डेल्टा, थीटा और अल्फा और बीटा, है, जिसमें बीटा जो है वो एक्टिव होता है जगने के टाइम पे रिलीज होता है, और जो डेल्टा होता है वो डीप स्लीप का होता है। मेडिटेशन करने से क्या होता है, जनरली जो बिगिनर्स होते हैं उसमें बीटा नहीं बल्कि अल्फा वेव जो है वो एक्टिव होती है, ठीक है, जो डीप इसका है, डीप भी नहीं कहेंगे, जो नॉर्मल वाला है। बीटा एक्टिव का होता है, अल्फा जो है वो जस्ट जगने वाला, और थीटा और जो डेल्टा होता है वो डीप स्लीप का होता है। उसके अलावा जो है वो ज्यादा समय से गामा जो है वो इंक्रीज हो जाता है, और ये जो है वो रिलैक्सेशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। उसके बाद छोटी इंक्रीज होता है, ये भी रेगुलेट करता है मूड को। और लास्टली जो है कभी कभी ऐसा देखा गया है, इतना ज्यादा इस पे रिसर्च नहीं हुई है, जो कुछ रिसर्च है उसमें गामा कभी कभी होती है। गामा वेव एक्चुअली में कब होती है, जैसे कि एपिलेप्सी के केस में गामा वेव दिखती है, तो मेडिटेशन करने से हो सकता है कि ये भी गेम्स जो है वो आ जाए, जिनको प्रॉपर मेडिटेशन का टेक्निक नहीं आता है, तो ऐसे केसेस में हो सकता है। ये सारे कॉमन बेनिफिट्स हैं मेडिटेशन के। क्या कर रहा है, रिलैक्सेशन कर रहा है, इमोशनल ला रहा है, उसके बाद थ्रेशोल्ड को बढ़ा रहा है। जो हम पहले थोड़े से में दर्द हो रहा था, अब क्या होगा, थोड़ा बढ़ जाएगा। ब्रीदिंग एफिशिएंटली, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से क्या होगा, अगर ब्रीदिंग पे फोकस कर रहे हैं, ब्रीदिंग जो है वो बढ़ जाएगी, ब्रीदिंग एफिशिएंटली, और कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। किसी एक चीज को हम बार बार फोकस कर रहे हैं तो इससे कंसंट्रेशन को और फोकस बढ़ेगा। योगा के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, वही सारे जो अभी हमने पढ़े सारे। क्या, फिजिकल प्योरिटी क्या था जो हमने किया अभी, जो मेहंदी दौती पूजा था, कपालभाति, इससे क्या होता है, फिजिकल प्योरिटी होती है, मेंटल टेंशन रिड्यूस होगा, कोई भी हम काम रहेंगे तो उससे मेंटल टेंशन कम होगा। उसके अलावा पोस्चर तो करेक्ट होगा, करेक्ट पोस्चर होगा, और स्पिरिचुअल भी डेवलप होगा अगर उन 8 लिमिट को फॉलो किया जाए तो, और फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी, और लास्टली जो यमस और नियमस को भी अगर फॉलो कर रहे हैं तो सोशल और एथिकल वैल्यूज भी उसमें ऐड होगी। रियाजा का एक्सरसाइज, इससे भी लगभग होगा कि भी कुछ है इसमें, क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होती है, और वेट ज्यादा वेट कम होगा, कंट्रोल होगा। उसके बाद जो है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा, और मेंटल रेजिलियंस होगा, तो आईक्यू बढ़ेगा, शार्पनेस आएगी। लास्टली फिजिकल पेन का थ्रेशोल्ड बढ़ेगा, कोई स्किन के पोर्स जो है वो खुलेंगे, तो जितने भी वेस्ट बनी गए हैं वो सारे के सारे निकल जाएंगे। उसके बाद हार्ट डिजीज का रिस्क कम होगा, और ब्लड प्रेशर का रिस्क कम होगा, डायबिटीज का रिस्क कम होगा, ये सारे रिस्क कम होंगे। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं एक्सरसाइज के। तो मैंने बताया कि डिफरेंस जो है वो दोनों में होता है एक्चुअली में। एक्सरसाइज का देखा जाए तो एक अगर योगा का आसन या प्राणायाम लिया जाए तो वो एक्सरसाइज का एक टाइप है, और वो कौन सा टाइप है, लास्ट वाला स्ट्रेचिंग टाइप से। तो एक्सरसाइज जो है वो हाई और लो दोनों इम्पैक्ट का हम करते हैं, चाहे वो एरोबिक हो, एनारोबिक हो, या स्ट्रेचिंग वाले। योगा में हम सिर्फ और सिर्फ लो इम्पैक्ट वाले एक्सरसाइज करते हैं, पोस्चरल वाले जिसमें कोई इम्पैक्ट नहीं लगता है ना। उसके बाद
कौन सा नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है। एक्सरसाइज में कोई भी हो सकता है, अगर हम एरोबिक कर रहे हैं तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, या स्ट्रेचिंग वाले कर रहे हैं तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। योगा में सिर्फ और सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व होता है। गोल की बात करें, एक्सरसाइज का गोल क्या होता है? फिजिकल फिटनेस, बीइंग हेल्थी ओनली। और योगा का जो है वो क्या होता है कि हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, जो डिवाइन से यूनिफिकेशन। तो यही डिफरेंस। बात आती है कि हम क्या करें, आप एक्सरसाइज करें या योगा करें। फोकस योगा पे करें या एक्सरसाइज पे करें, दोनों ही फिजिकल फिटनेस के लिए है, स्ट्रेंथ के लिए है, माइंड बॉडी और स्पिरिट के लिए योगा का आपको पता चल गया। किसी भी चीज को करें लेकिन फॉलो जरूर करें, क्योंकि अल्टीमेटली आपको जो है वो हेल्दी रहना है ना। हेल्दी रहने के लिए कुछ कुछ चीजें मैंने आपको जस्ट एडवाइस किया है। इन चीजों को करने से आप जो है वो डेली रूटीन में शामिल करेंगे तो हेल्दी रहेंगे। इसमें सबसे पहली चीज है कि अगर हम कहीं जा रहे हैं, किसी दोस्त से मिलने जा रहे हैं या किसी दोस्त से हमें एडवाइस लेना है या बातें करनी है, तो हम क्या करें, बैठ के बातें करने से बेहतर है, या किसी रेस्टोरेंट में जाके बातें करने से बेहतर है कि हम घूम के बातें करें चलते चलते। इससे क्या होगा, आपका वॉकिंग भी हो जाएगा, एक्सरसाइज भी हो गई और बात भी हो गई, है ना। या फिर कहीं छोटी जगह पे जाना है तो ये नहीं कि हम सीधा बाइक या कार से जा रहे हैं या साइकिल से, साइकिल तो अच्छी चीज है, बाइक या कार की बात कर रही हूँ। तो हम क्या करेंगे कि पैदल जाएंगे या साइकिल से जाएंगे, किसी नजदीकी जगह पे जाना है। या फिर इंडोर एक्टिविटीज भी, जैसे कि फुटबॉल है, क्रिकेट है, ये सारी चीजें भी करते रहना है सारी चीजों को। उसके बाद ये नहीं कि हर दिन जो है एक अकाउंटेबिलिटी रखना है, अच्छा आज कोई एक्सरसाइज किया या नहीं किया, आज पूरा दिन ऐसे ही तो नहीं गुजर गया। अकाउंटेबिलिटी रखने से क्या होगा कि आप डेली इसको फॉलो करेंगे, डेली एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। और उसके लिए आप फिटनेस ट्रैकर रख सकते हैं, या आजकल स्मार्ट वॉच है उसमें आता है, मोबाइल में आता है कि आप कितना चले, है ना, तो उससे आप जो है वो उसको ट्रैक कर सकते हैं और एज अ फन जो है वो डेली एक्सरसाइज करें, ठीक है। टेक केयर ऑफ योर बॉडी, इट्स द ओनली प्लेस यू हैव टू। कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। कैसे पूछ रहा है? चलो थैंक यू। Thank you so much for very informative presentation.